नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बेनियाबाग पार्क को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया हाईटेक। प्रधानमंत्री ने काशी की जनता को दी सौगात। पीएम के वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए कांग्रेस जनों को किया गया नजरबंद। बीएचयू बिरला मार्ग पर छात्रों ने वार्डन द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन। और नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा गुदौलिया से मैदागिल तक चलाया गया अतिक्रमण अभियान। और अब खबरें विस्तार से। बेनियाबाग पार्क को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हाईटेक बनाया गया है, जिसे पीएम काशी की जनता को सौंप रहे हैं। पर्यटकों की नगरी काशी को नए टूरिस्ट स्पॉट की सौगात मिल रही है। शहर के बीच बेनियाबाग पार्क को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हाईटेक बनाया गया है। इस पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग के अलावा वॉकवे, फुटबॉल मैदान, चेस गार्डन, फूड कोर्ट, फ्लावर कोर्ट जैसी कई सुविधाएं हैं। काशी की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी इस नए टूरिस्ट स्पॉट की सौगात दे रहे हैं। 90 करोड़ 42 लाख की लागत से इस पार्क के सुंदरीकरण के साथ ही अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण किया गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है। इस पार्किंग में 600 वाहनों को खड़े करने की क्षमता है। शहर के बीच बने इस पार्किंग से शहर को काफी हद तक जाम से भी निजात मिलेगी। काशी की अगर बात की जाए तो काशी को फिर से आज पीएम मोदी 90 करोड़ 45 लाख की सौगात देंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें वाराणसी बेनियाबाग जो कि ये बेसमेंट में खड़े हुए हैं, जहां पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है। काफी बड़े में ये मैदान था जो कि इसको बेसमेंट पार्किंग बनाई गई है। जैसे कि हमेशा सालों साल अगर बात की जाए तो जाम लगातार जाम का जाम देखने को मिलता था। मतलब कि टूरिस्ट हो, चाहे वाराणसी की काशी की जनता हो, बाबा काशी विश्वनाथ तक जाने के लिए काफी घंटों का सामना करना पड़ता था बाबा के दरबार पहुंचने के लिए। तो उसी तरह देखा जाए तो जो खड़े हैं बिग सिटी मतलब कह सकते हैं तरीके से बेनियाबाग के पॉइंट पे खड़े हैं, जहां पर आज इसका शुभारंभ पीएम मोदी जी ने द्वारा किया जाएगा और उसके साथ ही साथ जनता को समर्पित करेंगे ये बेसमेंट पार्किंग, जिसके चलते काशी की जनता के साथ साथ जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं उनको भी काफी जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ आपको हम ये भी चीज दिखा दें कि पार्किंग के अंदर सुविधाएं क्या है। 470 गाड़ियां पार्क हो सकती है, 4 व्हीलर, 130 बाइक 2 व्हीलर भी खड़ी हो सकती है। मगर अद्भुत चीज आपको दिखाना चाहते हैं, हमारे सहयोगी से कहेंगे वो दिखाएं। जैसे आप देख सकते हैं कि पार्क करने के बाद, जैसे इस बेसमेंट में पार्क करने जब गाड़ी आएंगे, टूरिस्ट भी कोई भी आएगा तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबा का दर्शन यहीं से वो कर सकते हैं। बाबा का दर्शन शिव जी का, जो कि आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से बेसमेंट में पेंटिंग बनाई गई है शिव जी की। इस तरीके देख सकते हैं यहाँ पर संत जी की पेंटिंग बनाई गई है। मतलब कि अद्भुत नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये बेसमेंट में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस बेसमेंट में आप देख सकते हैं कि काफी बड़े में प्रोजेक्ट बना हुआ है। और हम आगे भी चलेंगे जहां से एंट्री गेट बनाया गया है। गेट बेनियाबाग पर खड़े हुए हैं, जहां पर बेनियाबाग जो कि एक मैदान जो कि यहाँ पे था पहले, जो कि अब इस बेनियाबाग की तस्वीर एक कहा जाए तो टूरिस्ट प्लेस में बन चुकी है। और काशी वासियों के लिए आज काफी अहम दिन है, साथ ही साथ टूरिस्ट के लिए भी काफी अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज खुद पीएम मोदी काशी पहुंचकर इसका शुभारंभ करेंगे। उसके साथ कई परियोजनाओं का भी वो शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ बेनिया पार्किंग जो बेसमेंट पार्किंग बनाई गई थी, जिसके वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए टूरिस्ट के साथ साथ काशी की जनता को जाम से जाम झेलना जो पड़ता था सालों साल, मतलब लगातार जाम से समस्या को लेकर हमेशा रहती थी, जो कि अब शायद अगले दिन मतलब कल से जो पार्किंग चालू होने वाली है, शायद अब बनारस की जनता को जाम से निजात मिल जाएगी, क्योंकि अब पार्किंग प्लेस कल से चालू होने वाला है। और बताया गया, जैसे आपको बताया था कि 470 4 व्हीलर वाहन अंदर पार्क होगी और 130 2 व्हीलर की भी अंदर व्यवस्था पार्किंग बनाई गई है। जहां पर देख सकते हैं पब्लिक भी काफी उत्साहित है। यहाँ पर एक दो लोग से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बेनियाबाग था और बेनियाबाग को जो देखने को मिल रहा है कैसा लग रहा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद चिरागुद्दीन। चिरागुद्दीन जी, जिस तरीके से बेनिया को एक नया रूप दिया गया और नई चीज दिया गया, अच्छा लगता है?
बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी पार्किंग बन गया है और बहुत चीज़ें बन गई हैं, इसमें और भी काम बाकी है। ये सब चीज़ अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया। जी बिल्कुल, मतलब बहुत कुछ बदल गया है। एक लोग से और बात करना चाहेंगे हम। आपका नाम क्या? आप यहाँ के लोकल है बाहर के? हम इसी जगह लोकल हैं। हमारा नाम है मोहम्मद शफीक। सतीश जी बताइए, जिस तरीके से पार्किंग बेसमेंट जो बन गया, जो लगातार जाम का जो रास्ता देखने को मिलता था सालों साल, अब ये बेसमेंट बनने के बाद लगता है जो पीएम मोदी ने सौगात दी है 90 करोड़ 45 लाख की जो सौगात है, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जाम से भी निजात मिलेगी, हम पैदल चलने वालों को भी बहुत आराम मिलेगा। अब बहुत आराम हो गया है पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि जनता भी काफी उत्साहित है कि जो ये बेसमेंट पार्किंग जो बनाई गई है बेनियाबाग की, काफी जनता वाकई में यहाँ पे उत्साहित है कि जिस तरीके से पीएम मोदी द्वारा जो नई सौगात मिली है काशी वासियों को, आज वो समर्पित करेंगे। उसके बाद कल से काशी की जनता और टूरिस्ट को बेसमेंट पार्किंग को जाने का रास्ता चालू कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम के साथ केटीवी न्यूज के लिए जुनेद, वाराणसी से। प्रधानमंत्री के वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए कांग्रेस जनों को नजरबंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री के वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए कांग्रेस जनों को उनके आवास पर रात से ही नजरबंद कर दिया गया है। इस बाबत कांग्रेस जिला महिला अध्यक्ष अनुराधा यादव ने कहा कि मुझे शाम 7:30 बजे के बाद गिरफ्तार कर नजरबंद कर मुझे मेरे आवास पर रोक दिया गया है। मैं फिर भी अपील करती हूं प्रधानमंत्री से कि उन किसानों का जिनकी जमीन अमूल प्लांट में गई है, उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था करें। वह हर एक परिवार से जिसकी जमीन उस प्लांट में गई है उसे नौकरी की व्यवस्था कराएं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इसे जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद ही अपनी पार्टी और भाजपा का प्रचार प्रसार करें। किस तरह का आपको नजरबंद किया गया, क्या है? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बाबतपुर के करखिया गांव में अमूल मिल का शिलान्यास करने आए हुए हैं और वहाँ जो किसानों की ज़मीनें गई हैं उन किसानों का मुआवजा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला है। हम उन्हीं किसानों के समर्थन में सम्मिलित हो रहे हैं और इसी वजह से एक महिला से डर के उन्होंने प्रशासन को आगे कर मुझे नज़रबंद किया गया है। बीएचयू बिरला मार्ग पर छात्रों ने वार्डन द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला मार्ग पर छात्रों ने वार्डन पर अवैध वसूली एवं अनियमितता का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि रात को 2:30 बजे वार्डन रूम चेक करने के बहाने दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनको बाहर कर दिया। छात्रों ने बताया कि कोविड को देखते हुए मेस संचालित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण छात्र खुद भोजन बना रहे थे, जिसका 500 रुपए गैस चार्ज लिया जा रहा है। छात्रों ने वार्डन को जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की। यहाँ पर अचानक से बच्चों के प्रति इनका आपसी समन्वय है ये नहीं है। रात्रि में 2:30 बजे आते हैं वार्डन, और वार्डन आने के बाद बच्चों के साथ बदसलूकी से गेट में लात मारते हैं। लात के बाद बच्चों को कॉलर पकड़ के बाहर करते हैं और अचानक से रूम चेक करने लगते हैं बिना किसी परमिशन के। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर मेस चल नहीं रहे हैं और बच्चे अपना बना करके खाते थे। उसका रीज़न ये था कि पिछले दिनों में कोविड-19 का वो था, तो कोविड-19 के चलते बच्चे मेस में नहीं खा रहे थे, क्योंकि मेस ही नहीं चल रहा था, तो बच्चे बना रहे थे। उसका इन्होंने गैस चार्ज दिया था। बच्चों ने 500 रुपये महीने का इन्होंने गैस चार्ज दिया था। और उसके बाद अभी पिछले महीने जो हनुमान पौधार अंध विद्यालय में चले अनिश्चितकालीन धरने में दृष्टिबाधित बच्चे बिरलाई में 50 से करीब गेस्ट के तौर पर रह रहे थे, जिसमें इन्होंने 1.5 लाख रुपए का पैसा इकट्ठा किया था ना। उन्होंने अभी तक यूनिवर्सिटी अकाउंट में रखे हैं। तो ये तमाम आरोप इनके ऊपर हैं और एक इंक्वायरी कमीशन भी इनके ऊपर गठित है। इसके बाद भी इनको इनके पद से नहीं हटाया जा रहा है और बच्चों के प्रति इनका आपसी समन्वय नहीं है और बच्चों की यही मांग है कि इनको तत्काल प्रभाव से इनके पद से हटाया जाए। कौन है वार्डन? वार्डन रतन शंकर मिश्रा हैं। और हाल ही में जब ये पहले साउथ कैंपस में थे तो बच्चों से इनकी हाथापाई भी हुई थी इन्हीं सब मामलों में। चूँकि ये पैसा वसूलने वाला काम ये इनका बहुत पहले से चला आ रहा है। ये भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त पाए गए हैं, इसलिए इनका हाल ही में अभी बीएचयू कैंपस में आए हैं और इन्होंने जो है अभी यहाँ भी भ्रष्टाचारी शुरू कर दी है। जो कि दिव्यांग छात्र भी आपके साथ? जी, दिव्यांग छात्र भी हैं। दिव्यांग छात्रों से गैस चार्ज वसूलना ये कहीं ना कहीं गलत है। 3-3 हज़ार महीने का प्रति एक छात्र ने दिया था और ये 2 महीने रहे थे। 1500 रुपये 50 रुपये दिन के प्रति चार्ज इन्होंने काटा था और 50 बच्चे थे, जिसका पूरा 1.5 लाख रुपए
क्या क्या इन्होंने वसूली की थी। संतोष जी, एक बात जानना चाहेंगे, आपने जो आरोप लगाया कि 2:30 बजे रात को आए थे, जी। तो क्या कारण था, क्यों 2:30 बजे रात आए थे, क्या चेक करने आए थे? बिना कोई कारण के उन्होंने एक माहौल बनाया कि कौन कौन बच्चे अवैध रह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनका खर्चा चल नहीं रहा है, गैस चार्ज बहुत दिनों से इन्होंने वसूले नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सब्जी भाजी का ये सब खर्चा चल नहीं रहा है, तो किसी प्रकार से उनसे पैसा वसूलने का एक ये तौर तरीका है, बिना चीफ प्रॉक्टर को सूचना भी नहीं दिए और साथ में पुलिस को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जब स्वयं का सुरक्षा व्यवस्था है और बच्चे इतने अच्छे हैं कि भाई सब कुछ कोऑपरेट करके रह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ जिला प्रशासन को इन्वॉल्व करने की क्या आवश्यकता है। नगर निगम व प्रवर्तन दल द्वारा गुदौलिया से मैदागिन तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण से लगातार जाम की समस्या से जनता को छुटकारा दिलाने व सड़कों की साफ सफाई के उद्देश्य से प्रवर्तन दल व नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जो कि गुदौलिया से मैदागिन तक चला, जिसमें सड़कों पर ठेला खुमचा सहित अतिक्रमणकारियों के सामानों को जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बार बार चेतावनी के बाद भी लोगों के न मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे सड़कें जाम की चपेट में आ जा रही हैं और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। सर, किस तरह का अभियान ये चल रहा है? ये तो रूटीन अभियान है, मगर विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद आने जाने में काफ़ी समस्या है, जिसका कारण लोगों की गलत तरीके से गाड़ी की पार्किंग करना, प्लस दुकानों को बढ़ा के लगाना, नाली पटरी जो नई बनी है उसको गंदा करना और साथ में अतिक्रमण करना। तो आज किस तरह की चेतावनी दी जा रही है, आगे क्या कार्रवाई? चेतावनी हम हर बार दे चुके हैं, कल भी चेतावनी दी थी, मगर जो लोग नहीं माने, नहीं हटाए हैं, उनका सामान जब्त किया जा रहा है। और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी अब? तो नहीं, सामान जब्त कर लिया है, तो ये जब छुड़वाने आएंगे तो जुर्माना कटेगा इनका, बिना जुर्माना के छूटेगा नहीं। आगे क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि हर आदमी सहयोग करे, ग्राहक सहयोग करे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अंदर आए, दुकानदार सहयोग करे। वो सुबह से शाम तक गाड़ी अपनी दुकान के सामने खड़ी रखता है, जब तक वो घर जाता नहीं है, तो वो या तो घर अपने किसी साधन से आए या गाड़ी आने के बाद वापस भिजवा दे या फिर पार्किंग में खड़ी कर दे, जिसकी व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये अभियान कब तक चलेगा? अभी ये कंटिन्यूस चलेगा, कोई ऐसा रुकने वाला नहीं कि आज चल गया कल नहीं चलेगा। द्वारकाधीश मंदिर परिसर संकुलधारा में आयोजित होने वाले लक्षचंडी महायज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। वाराणसी में विश्व कल्याण के उद्देश्य से 18 जनवरी से 9 मार्च तक चलने वाले श्री लक्षचंडी महायज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। द्वारकाधीश मंदिर परिसर संकुलधारा कामाख्या में बड़ी तेजी से मजदूर कार्य में लगे हुए हैं। 101 कुंड बनाए जा रहे हैं। 500 विद्वत ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में भागीदारी की जाएगी। स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज ने बताया कि जो विश्व में महामारी आ रही है उससे मुक्ति मिलेगी और देश में शांति व खुशहाली आएगी। यहाँ काशी में एक दिव्य और भव्य एक आयोजन होने वाला है, कलौ चंडी विनायक को। कलयुग में भगवान गणेश और गौरी भगवती जगदम्बा की उपासना सर्वश्रेष्ठ होती है। उसी उद्देश्य को देखते हुए पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज ने एक यज्ञ की परिकल्पना की और वो परिकल्पना साकार रूप इस समय ले रही है, क्योंकि महाराज श्री को यज्ञ सम्राट के नाम से लोग जानते हैं और देश में उन्होंने अनेकों असंख्य महायज्ञ किए, जिसमें सतचंडी, सहस्रचंडी, अयुतचंडी और लक्षचंडी जैसे कोट लक्ष्मी महायज्ञ जैसे उन्होंने देश के विभिन्न कोनों पर आयोजन किए। उन्हीं आयोजनों में गत कुछ वर्षों से गुरुजी ने यज्ञों को विश्राम दे दिया था कि अब यज्ञ नहीं करेंगे, किंतु देश की परिस्थिति को देखते हुए आज देश जिस परिस्थितियों से जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, कोरोना महामारी जैसी ये रोग आ रहे हैं, इन रोगों से मुक्त करने के लिए भक्तों के आग्रह से गुरुजी ने पुनः यज्ञ का संकल्प लिया और वो संकल्प काशी की धरा पर और काशी में भी केदार खंड में उस यज्ञ का आयोजन करने के लिए महाराज श्री ने संकल्प लिया और वो संकल्प आज एक मूर्त रूप ले रहा है। इसमें एक विशाल विराट आयोजन लक्षचंडी का हो रहा है। ये 18 जनवरी से प्रारंभ होगा और 9 मार्च तक ये चलेगा। ये 51 दिवसीय महायज्ञ रहेगा। इसमें देश विदेश से लोग आएंगे, देश के कोने कोने से भक्त आएंगे और यहाँ केदार खंड में भगवान विश्वनाथ की शरण में आकर के इस यज्ञ में सम्मिलित होकर माँ भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा विशालाक्षी की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आकर के आहुति देंगे। गुरुजी, कितने यज्ञ कुंड बनाए गए हैं यहाँ पर, इतना विशाल आयोजन किया जाए? देखिए, हमारे यहाँ 500 ब्राह्मणों के द्वारा ये 100 कुंडीय महायज्ञ होगा और इसमें
भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए 1.25 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठों का जप क्या होगा। लगता है इससे देश खुशहाल हो जाएगा? देखिए, पहले भी खुशहाल था देश, और देश को खुशहाल करने के लिए यज्ञ ही सर्वोपरि है, क्योंकि यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ जो विष्णु का स्वरूप है, और संसार का पालन भगवान विष्णु ही करते हैं। जब पालन करने वाला व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, जब पालन करने वाला व्यक्ति ही शरीर में ताकत नहीं होगी, तो कैसे पालन कर सकता है? तो उसको पालक जो हैं उनको शक्ति देने के लिए यज्ञ ही माध्यम है। तो यज्ञ के माध्यम से भगवान विष्णु पुष्ट होंगे, और जब भगवान विष्णु पुष्ट होंगे तो हमारी सबकी रक्षा करेंगे। कितने लोग के आने की संभावना है गुरुजी पूरे कार्यक्रम में? लगभग कितने लोग का, और क्या आह्वान करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से? देखिए, KTV से तो हम आज पहली बार नहीं, KTV से तो हम लोग कई मुलाकात हुई हैं, और KTV के माध्यम से हमारे कोट लक्ष्मी महायज्ञ कानपुर में हुआ, उसका भी प्रसार किया उन्होंने, और KTV जानता भी है कि कैसी भीड़ रहती है। तो इस यज्ञ में देश विदेश से लोग तो आएंगे ही आएंगे। महाराज श्री के पूरे देश में बहुत भक्त हैं, और बहुत हॉस्पिटल और आश्रम चल रहे हैं, उनसे जुड़े हुए जितने तमाम लोग हैं वो सब यहाँ आएंगे, और लाखों की संख्या में लोग यहाँ परिक्रमा करेंगे। 18 जनवरी को एक कलश यात्रा और शोभा यात्रा होगी, एक वो भी भव्य होगी और दिव्य होगी, वो भी देखने लायक होगी। उसी में गंगा पूजन होगा, गंगा पूजन के साथ साथ यहाँ पर आकर के यज्ञ का श्री गणेश हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। इस यज्ञ के माध्यम से जितने भी लोग हैं, काशी में रहने वाले तो पुण्यात्मा होते ही हैं, किंतु वो पुण्यात्मा भी अगर इस यज्ञ में सम्मिलित हों, आएँ, तो राष्ट्र की परिकल्पना, राष्ट्र माने विश्व हमारा सुरक्षित हो जाए, ऐसी परिकल्पना करने के लिए यहाँ पर सभी लोग आते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अस्सी घाट पर लोकरंग उत्सव का आयोजन किया गया। काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के तहत आयोजित सांस्कृतिक उत्सव का कारवां लोक रंगों की थाती लिए अस्सी घाट पहुंचा। भारत की विविधतापूर्ण लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करने वाले उत्सव को लोक रंग का नाम दिया गया। इसका शुभारंभ उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक व NSD के पूर्व निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा और अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी ने किया। इस दौरान सिर्फ गंगा किनारे ही नहीं, शहर की सड़कों पर भी उत्सवी माहौल दिखा। लोक संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों का सिलसिला पुडुचेरी के कालियट्टम नृत्य से शुरू हुआ। ये नृत्य मां काली द्वारा राक्षसों के संहार के कथानक पर आधारित था। दूसरी प्रस्तुति में रास नृत्य की गुजरात के सौराष्ट्र से आए कलाकारों के दल ने दी। लद्दाख के सतबल्ला नृत्य ने बनारस के लोगों को हिमालय संस्कृति से परिचित कराया। इस दौरान घाट पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ रही। कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये लोकरंग उत्सव है, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं वहाँ से ये सारे कलाकार जो परफॉर्मर हैं उनको आमंत्रित किया गया है। लगभग 490 हम टोटल कलाकारों को लेकर आए हैं।
भारत सेवाश्रम संघ द्वारा गरीबों असहायों में कंबल वितरित किया गया। सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी मुक्तानंद महाराज की पुण्यतिथि पर गरीबों एवं असहायों के बीच 400 कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान महापौर मृदुला जायसवाल द्वारा कंबल वितरित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के सचिव स्वामी पूर्णानंद द्वारा किया गया एवं संचालन देवाशीष दास ने किया। इस अवसर पर स्वामी विष्णुदेव आनंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी महाव्रत आनंद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति 22 दिसंबर के दिन स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के पुण्यतिथि है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज गरीब एवं असहाय के बीच 400 कंबल वितरण किया गया। तो शहर के जो महापौर हैं मृदुला जायसवाल जी के हाथ से हम लोग के बांटे हैं। तो भारत सेवाश्रम संघ का मूल उद्देश्य है परोपकार करना, पौर की सेवा करना। कोई भी प्राकृतिक आपदा में भारत सेवाश्रम संघ ये सेवा काम करते हैं। आप लोग जानते हैं कोरोना महाकाल में भारत सेवाश्रम संघ वाराणसी शाखा कितना सेवा काम किए हैं। तो आज हम लोग गरीबों के बीच में कंबल बांट रहा हूँ। कितने लोगों को बांटा? 400 गरीबों के बीच में हम लोग कंबल बांट रहा हूँ। कंबल वितरण में महापौर जी हैं मृदुला जायसवाल जी, भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी विष्णुदेवानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, देवाशीष दास एवं ओपी सिंह और भी बहुत आदमी उपस्थित थे। कितने वर्षों से ये फिर आपके द्वारा कार्यक्रम किया जाता है? ये तो हर वर्ष में ये करते हैं। भारत सेवाश्रम संघ 1924 साल से ये काम करते आ रहे हैं। गुरुधाम मंदिर में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, क्षेत्रीय कार्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातन विभाग, उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय एवं जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय सनातन परंपरा विषय पर छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर में किया गया। प्रदर्शनी में काशी के साथ साथ देश के प्रमुख मंदिरों, मूर्तियों, चित्रकला आदि के लगभग 100 से अधिक छायाचित्र प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें अतिथियों ने अपनी विरासतीय परंपरा को भावी पीढ़ी के माध्यम से संरक्षित करने पर बल दिया। इस अवसर पर प्रोफेसर सुमन जैन, डॉक्टर उषा शुक्ला, डॉक्टर रजनीकांत पांडे, डॉक्टर एसपी पांडे, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज गुरुधाम मंदिर परिसर में हम लोगों ने भारत की सनातन परंपरा पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण यात्रा के तहत जो यह 1.5 महीने का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत एक प्रदर्शनी भी लगाई जानी थी जिसे गुरुधाम मंदिर परिसर में लगाया गया है। ये प्रदर्शनी अभी तो 30 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो इसको और भी बढ़ाएंगे या और भी कहीं लगा सकते हैं हम लोग। इसमें भारत की जो प्राचीन परंपरा है उसके तहत देश भर के सभी विख्यात मंदिरों, पेंटिंग्स, शाक्त परंपरा, शिव परंपरा, फिर यहाँ जो मठ हैं, मंदिर हैं, उन सब के लगभग 150 से अधिक चित्र लगाए गए हैं। तो यहाँ आने वाला कोई भी दर्शक भारत की ये जो समृद्ध विरासतीय परंपरा है वो उसको देख सकता है और फिर आवश्यकता पड़ने पे हम लोग इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, यह जो गुरुधाम मंदिर है यह तो आपके सामने संरक्षित है। अब इसको स्पंदित करने के लिए ये सब आयोजन तमाम हो रहे हैं कि लोग आए तो एक तो जीवंत विरासत को देखें और उस जीवंत विरासत में फिर देश की विरासत को देखें। तो एक भारतीय संस्कृति के जितने भी रंग हो सकते हैं, खासतौर से सभी सनातनी परंपरा के, उन सब का रंग अगर आपको देखना है तो इस समय आपको गुरुधाम आना पड़ेगा। वनिता पॉलिटेक्निक में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं द्वारा डिस्प्ले कम डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की दृश्य कला संकाय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उत्तमा दीक्षित रहीं। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से अभिव्यक्ति में ड्राइंग एवं स्केचिंग की भूमिका विषयक व्याख्यान भी दिया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत संस्था की प्राचार्य मीनाक्षी भाटला ने किया।
उपस्थित अतिथियों ने छात्राओं द्वारा हस्तनिर्मित परिधानों की खूब प्रशंसा की। वहीं संस्था के सचिव कुमार अग्रवाल ने आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए धनोपार्जन करने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित किया। संस्था की मानद संस्थापक निदेशिका प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला ने उपस्थित अतिथियों एवं छात्राओं को आशीर्वचन देते हुए उन्हें भविष्य में उन्नत भारत के निर्माण में संस्था द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की दिशा में अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त किया। हमारे यहाँ आज डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम, साथ ही लेक्चर सेशन बीएचयू की प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित डॉक्टर हैं, उनका चल रहा है, जिसमें लड़कियों को जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने पूरे साल जो प्रशिक्षण लिया है उस प्रशिक्षण का पूरा कार्य देखने को मिलेगा आपको। और लड़कियों ने जितनी मेहनत की है इस कोविड के दौरान भी, वो सारा कार्य यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। हम लोग चाहते हैं, कुछ लड़कियों का कोर्स कंप्लीट हो रहा है क्योंकि हमारे बैचेस में कोर्सेज चलते हैं जिसमें फैशन डिज़ाइन, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर कोर्सेज और टेक्सटाइल डिज़ाइन आदि कोर्सेज चलते हैं। ये सारे कोर्सेज में लड़कियों ने जितने भी कार्य किए हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि इस फील्ड में लड़कियां जो सीख के जा रही हैं आगे स्वावलंबी बने, अपना खुद का कार्य करें और हम लोगों का नाम रोशन करें। अस्सी घाट पर एक युवती ने गंगा में छलांग लगा ली, जिसे मल्लाहों ने बचा लिया। चंदौली पड़ाव व्यासपुर की रहने वाली शबीना नामक 22 वर्षीय युवती ने अस्सी घाट पर जाकर गंगा में छलांग लगा ली। वहीं जैसे ही युवती गंगा में कूदी, वैसे ही मौके पर मौजूद मल्लाहों ने उसे बचा लिया और युवती को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। युवती के परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई। हालांकि युवती ने इस कदम के लिए कोई कारण नहीं बताया। वहीं परिजनों के अनुसार किसी बात को लेकर डांटने से क्षुब्ध होकर उसने ऐसा कदम उठाया है। राहुल जी क्या करते हैं? नाव चलाते हैं। क्या हुआ है अभी एक लड़की कोई पानी में कूद रही थी, उसको मैंने बचाया है पानी में कूद के। क्या पता लगा कहाँ की रहने वाली थी? वो नहीं मालूम मुझे, वो कोई मुस्लिम लड़की थी। वो बोट पे हम बैठे हुए थे, वो पानी में जंप लगाई, वो डूब रही थी, मैंने उसको कूद के बचाया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बेनियाबाग पार्क को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया हाईटेक। प्रधानमंत्री ने काशी की जनता को दी सौगात। पीएम के वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए कांग्रेस जनों को किया गया नजरबंद। बीएचयू बिरला मार्ग पर छात्रों ने वार्डन द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन। और नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा गुदौलिया से मैदागिन तक चलाया गया अतिक्रमण अभियान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।